रामनगर गांव में 3 परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। पहले घर में रहते थे किसान प्रणव और उसकी पत्नी आस्था। उनके परिवार में और कोई नहीं था। प्रणव के माता पिता कई साल पहले ही गुजर चुके थे। आस्था एक सरल स्वभाव की महिला थी जो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। उनके जीवन में अभाव तो था, लेकिन प्रणव और आस्था को किसी बात की शिकायत नहीं थी। हाँ, क्या गर्मी पड़ रही है समझ नहीं आता। अब तो खेत में काम करना भी मुश्किल हो गया है। लगता है किसी दिन गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बारिश हो रही थी, जिससे थोड़ा चैन मिला, लेकिन अब फिर वही गर्मी लौट आई है। बारिश की मौसम थोड़ी राहत तो देती है, लेकिन वो एक अभिशाप भी तो है। बारिश की वजह से फसलों को बहुत नुकसान होता है। बारिश में फसलें खराब होती हैं और गर्मी में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारा चेहरा देखा है, क्या हाल हो गया है। अरे क्या करूं बताओ। चेहरे की चिंता करूं तो पेट कैसे पालूंगा। पिछले 3 महीने से मकान का किराया भी नहीं दे पाए। बहुत चिंता हो रही है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। तुम कोशिश तो कर ही रहे हो। ज्यादा सोचोगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन कोई फल ही नहीं मिल रहा। कभी कभी तो लगता है ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। इस गांव में हमारे जान पहचान के लोग हैं। इतने सालों से हम यहाँ हैं। इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे। हाँ, यही तो परेशानी है। अगर किसी और गांव में भी जाएं, तो क्या हमारी हालत बदलेगी, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। कष्ट तो है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही उसे अपनाना पड़ेगा। इन बातों से तुम परेशान मत हो। दुख, चिंता और अभाव के बीच ही उनका जीवन बीत रहा था। प्रणव के पड़ोस में एक और दंपत्ति रहता था, शारदा और आनंद। आनंद एक सरकारी दफ्तर में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करता था। उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन उसकी पत्नी शारदा घमंडी स्वभाव की थी। वो हमेशा अपने पति की कमाई के दम पर दूसरों के साथ घमंड से पेश आती थी, लेकिन आनंद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या हुआ? अभी तो सोई ही थी। मेरी आराम की नींद क्यों तोड़ी? ओहो, अगर तुम पूरे दिन सोती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? और मुझे बहुत भूख लगी है। चलो जल्दी से उठो और खाना दो। मैं पूरे दिन घर के काम करते करते थक गई हूँ और ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है। चलो अब से मैं घर का सारा काम करूँगा। तुम बाहर जाकर पैसे कमाना शुरू कर दो, ठीक है? हर बात पर तुम उल्टा जवाब क्यों देते हो? क्या मैंने कहा कि तुम घर का काम करो? इतनी अच्छी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी करते हो तो किसी नौकरानी की व्यवस्था कर दो। जितना आराम और ऐश कर रही हो वो बहुत है। जरूरत से ज्यादा दिखावा क्यों करना है, हैं? थोड़ा आराम करने के लिए एक काम वाली रखना क्या जरूरत से ज्यादा दिखावा है? काम वाली रखना गलत नहीं है, लेकिन हमारे जैसे 2 लोगों के घर में क्यों बिना वजह पैसे बर्बाद करें, बताओ? घर में भले ही 2 लोग हैं, लेकिन काम की कोई कमी नहीं है। कभी घर का काम करके देखा है तुमने? खाना बनाना, कपड़े धोना, आंगन साफ करना, ये सब तुम समझोगे क्या? वाह 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 वाह, मैं नहीं समझूंगा। अरे आंगन तो तुम अकेले साफ करती नहीं हो। एक दिन तुम करती हो और दूसरे दिन प्रणव की पत्नी आस्था करती है। इसीलिए बेवजह काम वाली रखकर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता, समझ गई? मैं जो कुछ भी कहती हूँ तुम्हें वो हमेशा पैसे की बर्बादी लगती है। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, सारा काम मुझे ही करना है। तुम्हारे पैसे खर्च करके किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर शारदा हमेशा आनंद से झगड़ा शुरू कर देती है। आखिरी घर में रहते थे एक माँ बेटा, बूढ़ी बिमला और उसका इकलौता बेटा मुरली। मुरली कुंवारा था, बहुत सुंदर, नटखट और बेकाबू स्वभाव का, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, लोभ। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी माँ बिमला भी कुछ वैसी ही थी। अरे माँ, इस तरह से मुंह लटका के क्यों बैठी हो? क्या हो गया?
तुझसे कहा था कि लौटते वक्त दाल ले आना, लाया? ओ हो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। माफ करना माँ, मैं नहीं ला पाया। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या पकाऊं? कम से कम थोड़ी दाल ले आता तो उसे ही बना लेती। अरे अब तो थक कर घर आया हूँ, बाजार दोबारा जाने का मन नहीं है। पास वाली सरदा या आस्था भाभी से थोड़ी सी सब्जी मांग लो ना माँ। और कितनी बार दूसरों से मांग कर खाएंगे हम? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? कितना लापरवाह बन चुका है तू। माँ सिर्फ आज रात के लिए तो कह रहा हूँ, कल सुबह जाकर खुद ले आऊंगा। इसमें क्या शर्म की बात है? तुझसे मैं अब तंग आ गई हूँ। ना कोई नौकरी करता है, ना पैसे कमाता है। कम से कम घर के कामों में ही हाथ बटा दे, लेकिन वो भी नहीं करेगा तू। ओहो, ठीक है, शिकायतें करती रहती हो। मैं आज रात भानु के घर रहूंगा, वहीं खाना खा लूंगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ जा, औरों के घर जाकर भीख मांग कर खाना खा, और कर ही क्या सकता है तू? अरे जितना अपमान करना है कर लो माँ। एक दिन देखना ऐसा आएगा जब मैं पैसों की बाढ़ ले आऊंगा। उस दिन देखना मेरी काबिलियत क्या होती है, देख लेना तुम। मुरली गुस्से में घर छोड़कर निकल जाता है। बिमला अकेली बैठी रह जाती है। गांव के सबसे बुजुर्ग दो व्यक्ति थे, पीताम्बर सेठ और किशनलाल। दोनों अच्छे दोस्त थे। गांव के विकास में उनका बहुत योगदान था और गांव वाले उनकी बातों को बहुत मानते थे। गांव की कोई भी समस्या हो, दोनों मिलकर हल निकालते थे। कुछ दिन पहले तेज बारिश की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ। किसान बेचारे बहुत परेशान हैं। हाँ, मैं कल उदयपुर गया था। वहां के खेतों की पैदावार देखकर तो मैं चौंक गया। सोच रहा था काश हमारे गांव में भी किसान ऐसे ही फसल उगाते। एक बात को लेकर बहुत उलझन में हूं, तुमसे चर्चा नहीं कर पाया। हाँ, बताइए ना, क्या बात है, बताइए। पिछले कुछ दिनों से प्रणव मुझसे पैसे मांग रहा है। कह रहा है कि बहुत कठिन समय चल रहा है, कुछ मदद चाहिए। उसके पड़ोसी आनंद और मुरारी भी मुझसे पैसे मांग रहे हैं। अरे वाह, एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग एक साथ पैसे मांग रहे हैं। अरे भाई, क्या तूने कोई बैंक खोल लिया है क्या? बात पैसे देने की नहीं है, लेकिन तीनों को एक साथ मदद कर पाना ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर किसी एक को दूं तो बाकी दो दुखी हो जाएंगे, ये भी तो है। ये तो बड़े उलझन की बात है, और वो भी तीनों पड़ोसी हैं। कुछ सोचा इस बारे में कि क्या करना है? अगर सोच पाता तो तुझसे क्यों पूछता, तू भी गजब करता है। सोचा मुझसे? अरे भाई, तीनों को जरूरत है, पर समझ नहीं आता कि किसकी मदद करूं। अच्छा, एक काम कर, कोई प्रतियोगिता रख दे, जो जीते उसे पैसे दे देना। प्रतियोगिता? अबे ये क्या बच्चों जैसा हल निकाला है तूने? प्रतियोगिता रख दो? अरे ऐसा नहीं करेगा तो दुविधा में ही फंसा रहेगा। हाँ, कहे तो तू ये भी सही रहा है, लेकिन प्रतियोगिता किस बात की होगी? दोनों मिलकर हल सोचने लगते हैं। प्रणव और आनंद के बीच पड़ोसी के रूप में अच्छे संबंध थे, लेकिन आनंद की पत्नी अक्सर प्रणव की पत्नी आस्था के साथ बुरा व्यवहार करती थी। इसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। कहाँ जा रहे हो आनंद? ऑफिस? सही पकड़ा। आजकल ऑफिस में समय को लेकर बहुत सख्ती है। जरा सी भी देर हुई नहीं कि तनख्वाह काट ली जाती है। ओ, फिर भी तुम्हें अच्छी नौकरी मिली है, बढ़िया नौकरी कर रहे हो। मुझको देखो, धूप में जलता हूँ, पसीने से भीगता हूँ, हाँ, और दिन के अंत में बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ। अरे प्रणव, मैं तुमसे बहुत दिनों से बात भी करना चाहता था। देखो, मुझे पता है कि मेरी पत्नी सरदा तुम्हारी पत्नी आस्था के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। इस बात का मुझे बहुत पछतावा है। ओहो, इतनी सी बात के लिए माफी क्यों मांग रहे हो आनंद? अरे घर की औरतों के बीच में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये सब औरतों के मामले में हमको नहीं पड़ना चाहिए। वो कलेश करते हैं और कलेश अपने आप खत्म भी कर लेते हैं।
हम मर्द इन महिलाओं के कलेश में जितना कम पड़े ना, उतना ही अच्छा है। बात तो तुमने सही कही, लेकिन अब सरदा कुछ ज्यादा ही कर रही है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा, अरे भाई, शादी को अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है ना, कम उम्र की लड़की है। अरे भाई, घर का काम काज समझना और संभालना थोड़ा समय लगता है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना? ये भी सही बात है। हम दोनों एक ही रास्ते से काम पर जा रहे हैं, तो चलो साथ में चलते हैं, बातें भी हो जाएंगी। चलो। बहुत समय बीत जाता है। फिर पीतांबर और किशनलाल फैसला करते हैं कि वो एक कुकिंग प्रतियोगिता कराएंगे। प्रणव, आनंद और मुरली के परिवार इसमें भाग लेंगे। जो भी परिवार जीतेगा, किशनलाल उसे 1 लाख रुपए देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला किया तूने। ऐसे प्रतियोगिता करवाकर निर्णय लेना बहुत ही बढ़िया रहेगा। और नहीं तो क्या, मैंने सोचा अगर मैं किसी एक परिवार को खुद से पैसे देता तो बाकी के 2 परिवारों के साथ अन्याय होता, लेकिन प्रतियोगिता में जो जीतेगा वही योग्य होगा। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रणव का परिवार जीते। वो इस समय बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। अब देखो, ये तो नतीजा प्रतियोगिता में ही तय होगा। अब हमें बस जाकर तीनों परिवारों को इसकी जानकारी देनी है। हाँ तो ठीक है, अब मैं खुद जाकर बताऊंगा। लेकिन क्या वो लोग इसमें भाग लेंगे? अरे भाग क्या लेंगे, वो दौड़ लेंगे इसमें। अरे सब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं। 1 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। पर एक बात डर पैदा कर रही है। अरे भाई, अब सब कुछ तेरे कहे अनुसार कर रहा हूं, फिर डर क्यों? अब पैसा एक ऐसा चीज है भाई, जो इंसान के अंदर शैतान को जगा सकता है। अगर इस पैसे के कारण तीनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए तो? उन्होंने ही तो मुझसे पैसा मांगा था। मैंने तो सोच समझकर ये रास्ता निकाला है। अब आगे क्या होगा ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। ठीक है, चलो मैं कल जाकर तीनों परिवारों को जानकारी दे आता हूँ। फिर किसी अच्छे दिन प्रतियोगिता रखेंगे, ये भी बढ़िया है। पीतांबर एक एक करके प्रणव, आनंद और मुरली को प्रतियोगिता के बारे में बताता है, लेकिन सुनकर तीनों परिवार खास खुश नहीं होते। खासकर मुरली की माँ बिमला इसका विरोध करती है। मेरा बेटा कई सालों से एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, इसके लिए ही उसने किशनलाल से कुछ पैसे मांगे थे। अब क्या पैसे के लिए प्रतियोगिता करनी पड़ेगी? देखो भाई, किशनलाल ने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है कि सभी को एक साथ पैसे देना उनके लिए मुमकिन नहीं है, और अगर किसी एक को देता तो बाकी दुखी होते। प्रतियोगिता में भी तो किसी एक को ही पैसे मिलेंगे। हाँ, मगर इस बार निर्णय निष्पक्ष होगा। अगर तुम और मुरली जीतना चाहते हो तो अपनी योग्यता दिखाओ। मुझे तो प्रतियोगिता करने का मन नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। अगर मुरली को पता चलेगा तो वो मुझे जबरदस्ती प्रतियोगिता में खींच लेगा। अरे अरे अरे, डर काहे रही हो सकता है कि तुम्हारा ही परिवार जीते और पूरा पैसा तुम्हें मिल जाए। अरे भाई, भाग्य आजमा कर तो देखो। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। मेरे बेटे का भविष्य दांव पर है। बिमला मान जाती है। सभी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को तैयार हो गए, लेकिन मुरली शुरुआत से ही प्रणव और आनंद को हराने की साजिशें करने लगा। मैंने सोचा था कि थोड़ा कर्ज लेकर कोई कारोबार शुरू करूंगा, लेकिन वो ससुर का नाती बुढ़ा किशनलाल सब गड़बड़ कर गया। अरे साला मुकाबला रखवा दिया, प्रतियोगिता करवाएगा। अरे भाई, प्रतियोगिता में भाग लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात है कि तुम जीत भी सकोगे या फिर नहीं। अरे सुना है कि प्रणव की पत्नी आस्था बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अगर वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है तो जीतना बहुत मुश्किल होगा। अब देख भाई, प्रतियोगिता जीतने के 2 तरीके होते हैं। पहला, पूरी मेहनत करके खुद जीतो, और दूसरा, दूसरों को जीतने से रोको
तो तुम खुद ही खुद आगे हो जाओगे। सोचो सोचो। ये कही ना तुमने पते की बात। मैं भी यही सोच रहा था। मेहनत करने से आसान है दूसरों को पीछे खींचना। कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रणव और आनंद हार जाएं। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक वादा करना होगा, जीतने के बाद कुछ हिस्सा मुझको भी मिलेगा। ठीक है, अब तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो तुझे हिस्सा देना तो मेरी जिम्मेदारी है। बस तू मुझे जितवा दे, बाकी तो मैं देख लूंगा। हाँ, तो फिर तू तैयार हो जा। 1 लाख रुपए अपने हाथ में लेने के लिए अब जीतना तो तुझे ही है। मेहनत करके जीतूं और फिर पैसे बांटूं। भानु, तूने मुझे क्या पागल समझा है क्या? एक बार जीतने तो दे, तुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा। प्रणव और आनंद का खाना बिगाड़ना मेरी जिम्मेदारी है भाई। अरे तू ही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है मेरे दोस्त। तेरी मदद से मुझे कोई नहीं हरा सकेगा। 1 लाख रुपए के पुरस्कार की बात सुनकर आनंद की पत्नी शारदा उत्साहित हो गई। आनंद शुरू में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को तैयार नहीं था, लेकिन शारदा के दबाव में वो मान जाता है। मुरली की तरह ही शारदा भी प्रतियोगिता जीतने के लिए तरह तरह की चालबाजियां करने लगती है। ओहो, तुम इस समय खाना क्यों बना रही हो? रोज तो दोपहर तक ही खत्म कर लिया करो। तुम कुछ समझते ही नहीं। बस 2 दिन बाकी हैं हमारी रसोई प्रतियोगिता शुरू होने में, इसलिए घर पर मैं नए नए पकवान बना पा रही हूँ। तुम्हारा काम है खाना चख कर बताना कि कौन सा सबसे अच्छा है। अरे ये कोई छोटी सी रसोई प्रतियोगिता है, इतना क्यों गंभीर हो गई हो? वैसे भी हमें पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम वैसे ही ठीक ठाक है। तुम इन सब में ना पड़ो। तुम ठीक हो, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे भी 1 लाख रुपए चाहिए। मैं प्रतियोगिता जीतकर वो पैसे लूंगी। ओहो, मेरी मेहनत की कमाई गवा रही हो क्या? और 1 लाख रुपए से तुम क्या करने वाली हो, बताओ भला? मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई गंवाई नहीं। बस सोचो, एक बार वो 1 लाख मेरे हाथ में आ जाए, फिर तुमसे पैसे नहीं लूंगी। उस पैसे से एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और सिलाई शुरू कर दूंगी। भूलना मत कि प्रतियोगिता में प्रणव की पत्नी आस्था भी है। रसोई में उसका नाम ही काफी है। उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, समझ रही हो सरदा? मुझे तो ये पैसे किसी हाल में चाहिए। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। जरूरत पड़ी तो आस्था की रसोई खराब करके ही रख दूंगी। आनंद कई बार समझाता है, लेकिन शारदा का लोभ इतना बढ़ चुका था कि वो आस्था की रसोई खराब करने की साजिश करने लगती है। जब बाकी 2 परिवार साजिश में मशगूल थे, प्रणव और आस्था ईमानदारी से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। उनको कोई लोभ नहीं था। हाँ, तो देखो, इस बार ना प्रतियोगिता से मेरी बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं आस्था। अगर हम जीत नहीं पाए तो हमें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, और परिवार की हालत फिर बताओ क्या सुधरेगी? हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारी किस्मत में लिखा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, मैंने बहुत सोचा। जो जिनसे कर्ज ले रखा है उनका बहुत दबाव है। अगर हम जीत कर पैसे ले आए तो सारा का सारा कर्ज चुका सकते हैं, नहीं तो गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमारा यही तो घर है। अरे फिर भी भागना पड़ेगा। बैंकबाजी से जीवन काटना पड़ेगा। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। अब सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। चिंता मत करो, हम परिश्रम भी करेंगे और प्रार्थना भी। अब हमारी पूरी उम्मीद किशनलाल बाबू की प्रतियोगिता पर टिकी है। निर्णायक कर्नल पीतांबर और किशनलाल की उपस्थिति में प्रतियोगिता शुरू होती है, लेकिन शारदा और मुरली की आंखें योजनाबद्ध तरीके से आस्था की रसोई बर्बाद करने में लगी होती हैं। अरे भानु, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे किसने बुलाया?
अब मुराद से सुना कि प्रतियोगिता आज है तो सोचा देख के जाऊं। अब हाँ ठीक है, जब आ ही गए हो तो एंजॉय भी कर लो। ठीक है, देखो देखो। प्रतियोगिता शुरू होते ही मुरली के इशारे पर भानु आस्था के पकवान में खूब नमक डाल देता है। शारदा भी चुपके से आस्था के खाने में मसाले मिला देती है। फिर पीतांबर और किशनलाल स्वाद चखने लगते हैं। अब सरदा और आस्था के बनाए हुए खाने का स्वाद कुछ अजीब है। मैंने सब कुछ सही मात्रा में डाला है। अब सरदा और आस्था के बनाए हुए खाने का स्वाद कुछ अजीब है। मैंने सब कुछ सही मात्रा में डाला है। मैंने बड़ी सावधानी से बनाया था। दोनों जज अंदाजा लगा देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, सो अब फैसला किए बिना प्रतियोगिता दोबारा कराने का निर्णय लेते हैं। जजों को प्रतियोगिता दोबारा बुलानी पड़ी तो मुरली बहुत नाराज हो गया। वो फिर से साजिश रचने का विचार करता है। पहली साजिश विफल होने के बावजूद मुरली और भानु हार नहीं मानते। अब अगली बार और भी खतरनाक चाल चलने की तैयारी है। अरे पहली योजना इतनी मेहनत से बनाई थी, सब बेकार हो गया। ओह, फिर से शुरू। बहुत गलत लग रहा है। आस्था और सरदा दोनों का खाना खराब हुआ, इसीलिए जजों को शक हो गया है। अरे मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन पैसा चाहिए, पैसा किसी भी तरह से जीतना होगा। पहले तो तुमने नमक मसाले मिलाए, अब क्या करोगे? अब नई योजना बनानी होगी बाबू, क्योंकि अब सभी सावधान होंगे। सोचना पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं। मुझे लगता है कि अगली बार आग लगा देनी चाहिए ताकि दोनों की रसोई ही जल जाए। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया मित्र। सही तरीके से किया जाए तो वो भी हो सकता है। अगर 2 बार ऐसी घटना हुई तो पीतांबर और किशनलाल के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। उन्हें तुम्हें ही विजेता घोषित करना पड़ेगा। हाँ, तुझे तो मैं सरल समझता था लेकिन तू तो बड़ा चालाक निकला। तेरा प्लान खूब पसंद आया। अचानक से आस्था और सरदा जहां बनाएंगे वहां आग लगा देंगे अब आएगा ना मजा। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। हाँ, और चिंता की कोई बात है ही नहीं, मैं हूं ना। तुम और विमला काकी खाना बनाओ, बाकी मेरा काम। फिर जीत हमारी और 1 लाख रुपए का इनाम हमारा पहली बार अनहोनी के बाद किशनलाल और पीतांबर दोनों सतर्क हो गए। प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई और अब वो दोनों ही सभी प्रतियोगियों पर नजर रखने लगे। हाँ, कल की प्रतियोगिता में जो हुआ वो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक साथ 2 लोगों का खाना भला खराब कैसे हो सकता है? और विमला देवी की रसोई पर कोई असर नहीं पड़ा। सोच तो मैं भी यही रहा था। कल भानु का अचानक प्रतियोगिता में आना और फिर ये सब होना, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, मैं क्या कहता हूँ कि आज हमें कल जैसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें सतर्क रहना होगा ताकि फिर से कोई अनहोनी ना हो। सब रसोई के काम में लगे थे, फिर भी भानु सबकी नजरें चुराकर वहां पहुंच गया। जानबूझकर आस्था और शारदा के चूल्हे के पास मिट्टी का तेल डाल दिया। इसके बाद मुरली चुपके से वहां आग लगाने की कोशिश कर रहा। हाँ, मेरा शक सही निकला। ये जो मुराली है ना, ये जानबूझकर आस्था और सरदा को हराने की कोशिश कर रहा था। इस प्रतियोगिता का निर्णय हमने इसलिए किया था ताकि वही परिवार इनाम पाए जो वास्तव में उसका हकदार था, लेकिन तुम इतना गंदा खेल खेलोगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे कल तेरी वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, प्रतियोगिता रद्द करनी पड़ी और आज फिर से वही हरकत। खुद जीतने के लिए तू दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं हिचका। मुझे माफ कर दो। मैं एक छोटा कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते मजबूर हो गया। मुझे इस इनाम की रकम की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं मजबूर था। अरे तो यहाँ पे तीनों परिवार क्या
पैसे उड़ाने के लिए पैसे चाह रहे थे क्या? अरे किसी न किसी की मजबूरी है तभी तो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, लेकिन तुमने जो किया वो साफ साफ अपराध है। मुरली की हरकतों की वजह से उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया और इनामी रकम को प्रणव और आस्था के परिवार के बीच बराबर बांट दिया गया। इनामी रकम बराबर बांटने के बाद दोनों परिवारों ने अपनी समस्याओं का समाधान किया। प्रणव ने अपने सारे कर्ज चुका दिए और राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उनके मन में मुरली के लिए दया आई, क्योंकि मुरली भी मजबूरी का शिकार था। इसलिए उन्होंने मुरली के लिए किशनलाल से सिफारिश करने का निर्णय लिया। हाँ, क्यों भाई, तुम सब मेरे घर में कैसे आ गए? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं बाबूजी, परेशानी कोई नहीं है, लेकिन एक जरूरी बात है जिस पर हम सब ने सोच विचार किया और लगा कि आपको बता देना चाहिए। अच्छा बताओ, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सब इकट्ठा होकर आए हो? हमें जो इनामी पैसा मिला उससे हमारे बहुत सारे काम बने, लेकिन हमें लगता है कि मुरली की स्थिति पर भी एक बार विचार किया जाना चाहिए। अगर वो प्रतियोगिता में सही तरीके से भाग लेता और जीतता तो पैसा उसी का होता, लेकिन उसने गलत किया, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद जीतना चाहा, इसीलिए वो खाली हाथ है अब। हाँ, ये बात तो हमको पता है, उसने जो किया वो गलत है, पर कोई भी इंसान यूं ही अपराधी नहीं बनता। हालात और किस्मत उसे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। और हमें लगता है कि मुराली को एक और मौका दिया जाना चाहिए। तो अब तुम लोग क्या करना चाहते हो? बताओ, मैं मुराली की कैसे मदद कर सकता हूँ? देखिए बाबू, उसने जो गलती की है उसके लिए उसे उपयुक्त दंड जरूर मिले, लेकिन साथ ही उसके कारोबार का सपना पूरा करने के लिए हम सबको उसका साथ देना चाहिए। उस दिन उसने तुम्हारे चूल्हे में आग लगाने की कोशिश की थी, उसमें तुम्हारी जान तक जा सकती थी, और फिर भी तुम। हाँ, अब देखिए, माफ करना ही सबसे बड़ा बड़प्पन है। जब तुम लोग ही उसे माफ करने को और एक और मौका देने को तैयार हो तो मैं भी उसके मामले में विचार करूंगा। ठीक है। किशनलाल, प्रणव और आनंद के परिवार के अनुरोध पर मुरली को एक और मौका देने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस बार वो एक ऐसा आयोजन करते हैं जिसमें तीनों परिवार एक साथ मिलकर भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। मैंने अपनी सारी गलतियां मान ली हैं। मुझे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इतनी सजा मिलने के बाद भी मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण है प्रणव और आनंद। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए खुद को सुधारने का। क्या? लेकिन मैंने तो उनका नुकसान किया है। मेरी वजह से वो हार सकते थे, फिर भी उन्होंने मेरे लिए सिफारिश की। और जितना तुम्हारे लिए ये अचरज की बात है उतना ही मेरे लिए भी है, लेकिन यही तो बड़प्पन है। देखो, बताओ प्रणव, तुम क्या कहना चाहते हो? देख मुरली, तू जानबूझकर गलत नहीं कर रहा था, तू अपनी कोशिशों में नाकाम होकर गलत रास्ता पकड़ लिया, इसीलिए हमने सोचा कि तुझे फिर से उठने का एक और मौका देना चाहिए। क्या मतलब मैंने सही सुना क्या? अरे, मैं हमेशा तुम लोगों से जलता रहा, तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज जब मैं मुसीबत में हूँ तुमने भाई बनकर मेरा साथ दिया। प्रणव, आनंद, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे बस 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 बस, ऐसी बातें करके हमें छोटा मत बना। हमने वही किया जो सही था, बस। तो ठीक है, अब जैसा तुम सब ने चाहा, मैं मुरली को उसके बिजनेस के लिए आर्थिक सहायता दूंगा, लेकिन उससे पहले उसे एक सजा भुगतनी होगी। मैंने आनंद और प्रणव के साथ अन्याय किया, अब मैं अपने जमीर के सामने हार गया हूँ। आप जो सजा देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो ठीक है, कल तुम तीनों परिवार मिलकर मेरे घर में कई तरह के व्यंजन बनाओगे, लेकिन इस बार कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। इस बार सभी मिलकर बिना कोई छल कपट के प्यार से खाना बनाएंगे, और यही तुम्हारी सजा और तुम्हारा उपहार होगा, एक नई शुरुआत का अवसर। और सब प्रतिज्ञा करेंगे कि आगे से हमेशा
मिलजुल कर रहेंगे, है ना? किशनलाल की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तीनों परिवार मिलकर वचन देते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। इसके बाद वो सभी शांति और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे।